तो यहाँ पर दूसरा जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ऊप आपने बड़ा सुना होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे बेस होती है। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली आपने MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर चलाया होगा, लेकिन आपने MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर कभी देखा होगा कि कभी MS ऑफिस नाम का कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है। आप जिससे भी पूछेंगे कि तो वो बोलेगा हाँ मैंने MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर चलाया है, बट या तो उसने वर्ड चलाया या तो उसने एक्सेल चलाया या पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशिंग, वन नोट है ना, तो आउटलुक, एक्सप्रेस। बट कभी भी अगर आपने देखा होगा कि MS ऑफिस नाम का कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड नेम है। इन जो ऑफिसेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन देने वाले कई सारे सॉफ्टवेयर्स का ग्रुप जो है उसको हम MS ऑफिस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारा ऊप है वो भी कुछ अलग सा नहीं है, वो कई तरीके के फीचर्स हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन जब हमारी लैंग्वेज में होता है तो उसको ऊप प्रोग्रामिंग बोला जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर ऊप होता है वहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के रूप में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी जैसी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर पाएंगे। इनकैप्सुलेशन, है ना, तो बहुत सारे 5 फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है, हमें रीयूजेबल कोड्स मिलते हैं और इजी टू यूज़ हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम कर लेते हैं और एक एफिशिएंट प्रोग्राम्स को हम बना सकते हैं। तो वो लैंग्वेजेस जिनके साथ ऊप होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स होती हैं और मैं आपको इनके बारे में भी आज बताऊंगा अभी आगे के क्लासेस में, और इनको डिटेल भी आपके लिए करूंगा। तो यहाँ पर जो मेन एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो ये है कि ये फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट है, बहुत तेज है ना, फास्टर है, समझना आसान है, लिखना आसान है, एग्जीक्यूट करना आसान है, मेंटेन रखना बहुत आसान है क्योंकि चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाती हैं, मॉडिफाई करना आसान है और इसी के साथ साथ डीबग करना बहुत आसान है। जो हमारी एरर्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बग बोला जाता है और इसको सही करना, उस बग को ढूंढना, उसको डीबग यानी डीबगिंग बोली जाती है ना। हम डीबग करते हैं प्रोग्राम्स की एरर्स को सही करके। तो अगर कोई एरर फाउंड होती है कहीं पर तो वो एक बग है और उसको सही करना डीबगिंग है। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। C++ जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पाइथन भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ये फीचर्स हमें इन प्रोग्रामिंग्स में मिल जाते हैं, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा ऊप का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पैराडिग्म है क्या बेसिकली। तो आप ये समझिए कि जो ऑब्जेक्ट इसका जो पैराडिग्म है वो ये है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। इट एम्स टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज लाइक इनहेरिटेंस। इसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम रियल वर्ल्ड्स में पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है ना, और आपका क्या बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। और इसमें यही आपको जो सामने 6 यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये फीचर्स इनके होते हैं और मैं आपको इनके बारे में अब एक एक करके समझाता हूँ तो आप समझिएगा। देखिए, क्लासेस से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बता दूँ, आप ऑब्जेक्ट समझ जाएं। हम कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जो कि कोई भी प्रॉपर्टी रखता है और उसका कोई भी बिहेवियर यानी कि उसका कोई भी फंक्शन है। प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल हमने यहाँ पे माउस का लिया, कंप्यूटर के माउस का लिया,
तो आप माउस को देखिए कि हम उसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है, कलर है, उसकी डेप्थ है ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। और इसका बिहेवियर क्या है, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह से पॉइंट करता है। ऐसे कीबोर्ड है। अब मैं इससे थोड़ा सा अलग हट करके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपने अगर एक पैरट, तोते को देखा, तो तोते का जो कलर है, जो विंग्स हैं, जो बीक है, अगर आप क्रो को देखो, कौवे को देखो, तो उसके साथ भी वैसे ही है, उसकी भी प्रॉपर्टी वही है और उसका भी बिहेवियर वही है। वो भी बोलता है, ये भी बोलता है, वो भी उड़ता है, ये भी उड़ता है। इसके बाद अगर हम तीसरा देखें, तो अगर हम तोता देख लिया हमने, क्रो को भी देख लिया, अगर हम इसी तरीके का कोई और ऑब्जेक्ट देखें, मीन्स दूसरा एक ऑब्जेक्ट देखें जो यही काम कर सकता है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके दिमाग में आ गया होगा। पिजन होता है ना, कबूतर होता है, सेम तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। तो जो एक जैसी प्रॉपर्टी और एक जैसे बिहेवियर रखते हैं, उनको हम एक क्लास में रखते हैं और वो क्लास है बर्ड यहां पर। अब अगर हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे जिसका प्रॉपर्टी और जिसका बिहेवियर ऐसा होगा, तो उसका नाम हम जानते हो ना जानते हो, लेकिन हम क्या कहेंगे, ये बर्ड क्लास से, मीन्स बर्ड है ये। बहुत सारे डिस्कवरी चैनल पे आप देखोगे जिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी प्रॉपर्टी इस जैसी है, तोते जैसी है, क्रो जैसी है, वो सब आप उनका नाम जानो चाहे ना जानो, वो बर्ड्स कैटेगरी में आएंगे और वो बर्ड एक क्लास हो गई। इसी तरह से अगर हम डॉग को ले लें, कैट को ले लें, काऊ को ले लें, तो इनकी प्रॉपर्टी और इनके बिहेवियर लगभग एक जैसे होते हैं। तो ये एनिमल्स में क्लास में आते हैं। तो एक क्लास कितनी भी एंटिटीज, मीन्स कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता है, और एक जैसे बिहेवियर रखने वाले, एक जैसे प्रॉपर्टीज को रखने वाले ऑब्जेक्ट हम एक क्लास में कैटेगराइज्ड करते हैं। तो यहां पर क्या है कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आप क्लास को समझिए कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। और ये क्या करता है, ये क्लास कंटेन द ब्लूप्रिंट्स और द प्रोटोटाइप फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड। मीन्स वो क्या है, मतलब उस क्लास के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम उस क्लास का सब कुछ समझ जाएंगे, उसके साथ कोई भी प्रॉपर्टी, उसका कोई भी बिहेवियर, यानी उसके अंदर बनाए हुए कोई भी फंक्शन हम उस ऑब्जेक्ट के साथ, उसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्लासेस आर क्रिएटेड बाय कीवर्ड क्लास। हम क्लास लगा करके कीवर्ड को क्लास बनाते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो यूज किए जाते हैं वो वेरिएबल्स हैं, अलग अलग तरीके के यूज होते हैं, और हम इनको एक्सेस करने के लिए हमेशा क्लास का नेम, डॉट ऑपरेटर और जो हमारा ऑब्जेक्ट नेम होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। मींस हम डायरेक्टली उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, हमें डॉट ऑपरेटर के साथ, क्लास के साथ लगा करके यूज करना होगा। अब इसको एक इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे अगर हमारा मैथ का एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो अगर हमें स्क्वायर रूट का कहीं इस्तेमाल करना है बने बनाए फंक्शन को लेकर के, यानी तो ये उसका ऑब्जेक्ट है मैथ के क्लास का, तो हम क्या लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT, और हम उसके अंदर एक डिजिट डाल देंगे और हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट। इसी तरह से मैथ डॉट पावर, तो POW ये फंक्शन होता है। तो ये ऑब्जेक्ट मैथ डॉट के साथ अगर हम लगाएंगे तो ये मैथ क्लास, डॉट ऑपरेटर और POW उसका एट्रीब्यूट, मींस उसका ऑब्जेक्ट, और हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही तरह से आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट तो क्लास का ही ब्लूप्रिंट होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी हम लोग बहुत अभी आगे इसका इस्तेमाल करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, आपका इंट्रोडक्शन है, आप इसको समझ सके अच्छे से। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए वही चीज है, उसका स्टेट होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि स्टेट यानी प्रॉपर्टीज, वो उसकी लेंथ, हाइट और है ना जो भी उसके रिफ्लेक्शंस हैं वो सब प्रॉपर्टीज है, और बिहेवियर उसका मेथड है कि वो करता क्या है, वो उसका पर्पस क्या है। तो मेथड मैंने आपको बताया, जैसे जो
पैरट और क्रो है, पिजन है, ये बोलते भी है और ये उड़ते भी है ना। तो ऐसे ही अगर हम ले लें कि पेन, पेंसिल, ये सब स्टेशनरी है, स्टेशनरी क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, पेन जो है लिखता है, पेंसिल भी लिखती है, ठीक है। तो ये उनके बिहेवियर हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए कि आपके घर में एक गेस्ट आया कोई, और आपसे कहा गया कि चाय बना लीजिए। तो आपने क्या किया, 1 कप चाय बना करके चालू कर दिया बनाना। अब आपके घर में 2 गेस्ट 5 मिनट बाद आए, चाय आपकी बन ही रही थी। फिर आपसे कहा गया कि इनके लिए भी चाय बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि जैसे आपने पहले के लिए चाय के लिए पूरा प्रोसेस कर रखा है, वैसे ही आप दूसरा गैस स्टोव जलाएं और वहां पर दूसरा पतीला रखें और दूसरे के लिए फिर से वही चीज चालू करें। फिर अगर कोई एक आ गया तो आप क्या करें, फिर यही काम एक रिपीट आप करें। और एक तरीका ये था कि आपने जहां चाय बना रहे थे, आपको जैसे ही पता चला 2 लोग आ रहा है, आपने उसी में 2 कप पानी और बढ़ा दिया। फिर पता चला 1 लोग आ गए, फिर 1 कप पानी बढ़ा दिया और इंग्रेडिएंट्स उसके थोड़े से बढ़ा दिया और उसी एक पतीले और ऐसी एक गैस स्टोव पर आपने काम को कर लिया। तो ये हो गया इनहेरिटेंस, मतलब आपने पहले वाला कप का भी इस्तेमाल किया, नए वाले 2 कप का भी इस्तेमाल किया और फिर जो एक और अपने कप बढ़ाया उसमें वो भी इस्तेमाल किया। तो ये जब हम मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कहीं पर क्लास के रूप में लिख रखी है और उसके अंदर ABC काम होता है, और अभी हमको एक दूसरा क्लास बनाना है जिसमें हमें पहले वाला ABC भी चाहिए और C और D और काम हमें चाहिए। तो एक तो तरीका है कि हम दूसरी क्लास जो बनाएं, फिर हम उसमें ABC की पहले फिर से प्रोग्रामिंग करें और फिर C और D की प्रोग्रामिंग करें। लेकिन अब इससे क्या हो गया कि ABC की प्रोग्रामिंग तो हम पहले कर चुके हैं, अब हमारे पास पीस ऑफ कोड भी है, प्रोग्राम भी बना हुआ है, वो हम उसी को ना यूज कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो दूसरी क्लास होती है इसको पहली क्लास से इनहेरिट करा लेते हैं, और जो इनहेरिट होती है दूसरी क्लास उसको बोला जाता है डराइव क्लास, और जो जिससे इनहेरिट हो रही होती है उसको बोला जाता है बेस क्लास। तो बेस क्लास जो होती है उसकी सारी प्रॉपर्टीज मींस उसके अंदर की सारी चीजें वो जो हमारी डराइव्ड क्लास है वो इस्तेमाल कर लेती है, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो यहां पर रीयूजेबिलिटी आ गई, यानी कि हमने एक प्रॉपर्टी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करा लिया, हमें उसके लिए कुछ नहीं प्रोग्राम करना पड़ा, बस एक छोटा सा 1 लाइन का कोड लिखा और हमारा काम हो गया। तो ये फायदा होता है इनहेरिटेंस से कि हम जो है रीयूज कर पाते हैं, और यहां पर हमें बार बार वही कोड नहीं लिखना पड़ता। मैंने लिखा ना, देखिए आप, वी डोंट हैव टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन, वी डोंट हैव टू राइट सेम कोड अगेन एंड अगेन। तो ये जो है ये प्रोसेस बोला जाता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कई प्रकार से होता है, एक सिंगल लाइन इनहेरिटेंस होता है, 1 से 1 का, ठीक है। आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी हो सकते हैं, कई लोगों से कई लोगों का, और हायरार्किकल भी होता है, 1 से फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे के। तो कई सारे इनहेरिटेंस के टाइप्स हैं जो हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम आते हैं ऊप का नया फीचर जो है इनकैप्सुलेशन, उसके बारे में। इनकैप्सुलेशन क्या चीज होती है? तो इनकैप्सुलेशन कोई अलग सी चीज नहीं है। इनकैप्सुलेशन क्या है? Encapsulation is one of the fundamental concepts in object-oriented programming. It describes the idea of wrapping data and methods that works on data in one unit. अब इसको अगर हम encapsulation को थोड़ा सा तोड़े तो इसमें एक नाम दिखाई पड़ रहा है, कैप्सूलेशन। तो कैप्सूल सभी ने मेडिसिन के रूप में लिया होगा। तो आपने कैप्सूल अगर लिया है तो आपने कभी कैप्सूल को खोल के भी देखा होगा,
तो जब आपने कैप्सूल खोल करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर या तो पाउडर्स होते हैं या बहुत छोटे छोटे से बॉल्स होती हैं, अलग अलग कलर्स की या एक कलर्स की, या पाउडर होते हैं। तो एक्चुअल में जो मेडिसिन होती है वो पाउडर होता है, लेकिन उसके ऊपर ये जो कवर चढ़ाते हैं ये एक जैकेट होता है उसका, जिसका काम अलग है, जिसका काम है इतनी मेडिसिन को आपस मतलब एक बांध के रखना, और ये बाहर किसी के साथ ना मिक्स हो जाए। और पाउडर तो वाइट कई प्रकार के होते हैं जो एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर आप 4 कैप्सूल खा रहे हैं और चारों कैप्सूल के पाउडर वाइट हैं, लेकिन उनके अंदर जो मेडिसिन होगी वो अलग अलग होगी, मीन्स वो पाउडर जो होंगे वो अलग अलग काम करते होंगे। तो आप अपनी नेकेड आई से इस चीज को नहीं ढूंढ पाओगे। तो कैप्सुलेशन क्या करता है, उसको कैटेगराइज कर देता है और एक जगह पे छोटा सा बांध के रखता है, जिसको बोलते हैं रैपिंग डेटा। यहाँ पे लिखा ना, इट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ रैपिंग डेटा इन द मेथड्स। अब होता है कि प्रोग्राम में हम करते क्या है, प्रोग्राम में हम कोड लिखते हैं, और जब कोड लिखते हैं तो कोड को अगर हम ग्रुप में बना रहे हैं तो वो क्लास हो गई, उस क्लास के अंदर हम छोटे छोटे ग्रुप कर रहे हैं तो वो फंक्शंस हो गए, यानी मेथड्स हो गए। तो जब हम डेटा मेंबर्स को, मेंबर्स फंक्शंस को, इन सब को एक साथ बाइंड करते हैं, जिससे कि हम उनको किसी भी एक्सीडेंट होने से बचा सके मॉडिफिकेशन के, उस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। अब मान लीजिए कि हम धोखे में किसी को कोई कहीं पे प्रोग्राम को चेंज करना चाहते थे, लेकिन वो एक ग्रुप में नहीं बन रहा था तो हमें पता ही नहीं चला, हमको वो मिला, हमने चेंज कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया और आपसे बचपन में जब आप कॉपी में काम करते थे, नोटबुक में काम करते थे, तो आपके बगैर जाने एक व्हाइट पेज खाली छूट जाता था, कभी कभी वो आप ध्यान ही नहीं दे पाते थे, वो चिपका रह जाता था। तो वो क्या था, वो एक एक्सीडेंटल आपसे होता था कि हाँ भाई आप छोड़ना नहीं चाहते थे, फिर आप PTO लिख करके उसको आगे बढ़ाते थे या 2 पेज को आपस में चिपकाते थे। तो ऐसे एक्सीडेंट्स जो हम ना चाहते हुए हो जाए, उसके लिए हमने यहाँ पे बाइंडिंग प्रोसेस लिया, जिसको बोला गया इनकैप्सुलेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमें ऊप प्रोग्रामिंग्स में मिलता है, जहां पर हम मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स को, इन सबको एक साथ बांधते हैं, ठीक है, और उनको हम बचाते हैं एक्सीडेंट से, मॉडिफिकेशंस के। इसके बाद बात आती है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो अभी क्या है कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे या आप जैसे भी इसको पढ़ रहे हो, आप सभी लोग गाड़ी चलाते होंगे, बाइक, स्कूटीज आप जरूर चलाते होंगे। लेकिन हुआ क्या कि आपसे ये कहा गया कि बाइक चलाने से पहले आपको इंजन बनाना आना चाहिए, आपको पंचर बनाना आना चाहिए, तभी आपको गाड़ी चलाने को मिलेगी, तभी आपको दी जाएगी। तो भाई पंचर भी एक बहुत अहम भूमिका रखता है हमारे बाइक और स्कूटीज में, क्योंकि अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो उसको बनवाना ही पड़ता है। लेकिन वो हमारा काम नहीं है, उसके लिए लोग अलग होते हैं। तो वो और कभी कभी होता है ये सारी चीजें, ये भी नहीं कि हमें डेली पंचर भी बनवाना है। तो क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक प्रोग्रामर के लिए है नहीं, लेकिन ऐसी प्रोग्रामिंग जिनमें ऊप नहीं होता है, हमें उनको बार बार डिटेल करना पड़ता है, बहुत बार डिटेल करना पड़ता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमें उन सारे अननेसेसरी कोड से ऐसी डिटेल्स जो हमारे काम की नहीं है, एक यूजर के काम की नहीं है, उनको बचाता है लिखने से। अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपके घर पे लूं कि आपको पंखा चलाना होता है, तो आप एक स्विच ऑन करते हैं और पंखा चल जाता है। लाइट आपको टर्न ऑन करनी होती है तो आप एक स्विच ऑन करते हैं और आपका कोई भी लाइट जल जाती है। तो आपसे कहा जाए नहीं, आप तो पहले इलेक्ट्रिक का काम सीखिए, आपको वायरिंग करना आना चाहिए, तभी आप जो है घर में लाइट लगवा सकते हैं। तो वो आपका काम नहीं है, वो सब कुछ हुई है, वायरिंग हुई है उस घर के अंदर, लेकिन वो एक बार हो गई और उसका काम खत्म हो गया। अब उसके लिए घर के परिवार के हर व्यक्ति को सीखना पड़े, वही उस स्विच को दबा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये अननेसेसरी डिटेल्स हो गई, और उसकी वजह से आदमी बहुत अलग चीजों में उलझ जाएगा और वहां पर एरर्स होने के, बग्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन
It hides the necessary code details from the user. Also, when we do not want to give out sensitive parts of our code implementation, and this is where data abstraction came. The concept of representing important details and hiding away the implementation detail is called data abstraction. Abstraction tries to minimize details so the programmer can focus on a new concepts at a time. मतलब वो unnecessary details में ना फंसा रहे, वो अपने काम को देख सके. क्या है, कोड्स भी बहुत बढ़ जाएंगे और आगे भी चीजें बहुत आ जाएंगी. तो इसका फायदा क्या है? The programmer does not have right to low level code. अब उसकी वजह से उसको वो कोड नहीं लिखने जो लो लेवल कोड्स होते हैं, यानी कि जो बड़े कोड्स होते हैं मशीन को समझाने के लिए, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे. Programmer does not have to specify all registers, binary level steps of hardware और instruction C details. मतलब अब उसको जा करके हार्डवेयर को जाके समझाने के लिए कि भाई तुम यहाँ से पिक करो, तुम यहाँ से डेटा पिक करो, ये ऐसा करके उसको उस तरीके के कोड्स नहीं लिखने होते. Code duplication is avoided and thus programmer does not have to repeat fairly common tasks every time a similar operation is to be performed. यानी कि बार बार उसी काम को करने के लिए बार बार वही चीज बार बार बता के लाना, बार बार बता के लाना, बार बार बता के लाने की जरूरत नहीं होती. तो वहां पर हमारे क्या है कि कोड भी कम होते हैं, एक प्रोग्रामर को काम करना भी आसान होता है और उसके लिए रेपिटेटिव वर्क बार बार उसको नहीं करना पड़ता है. तो इट अलाउज इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स टू बी चेंज्ड विदाउट अफेक्टिंग द यूजर ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन. उसको जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो उसको कोई भी चीज इफेक्ट किए बगैर यूजर अपने काम को कर सकता है और उससे कोई भी ऐसी डिटेल भी नहीं चेंज होगी जो उसके प्रोग्राम को कहीं चेंज कर सके या उसके प्रोग्राम में कहीं पे गड़बड़ी कर सके. तो बहुत सारा काम डेटा एब्स्ट्रैक्शन हमारे लिए कर देता है और हमें बार बार डिटेल्स नहीं देनी होती, लो लेवल डिटेल्स नहीं देनी होती और अननेसेसरी डिटेल्स खत्म हो जाने के कारण हमें केवल अपने प्रोग्राम पे ही, अपने कोड पर ही हम फोकस कर सकते हैं. तो ये फायदा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का. अब जो बात आती है, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये दो चीजों से मिलकर के बना है. पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स. तो कह रहा है चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास. अब जो चाइल्ड क्लास है मीन्स जो डराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास से यानी कि पेरेंट क्लास के सारे फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता है. However, in some situation, the method inherited from the parent class does not quite fit into a child class. जबकि ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर जो फंक्शन है, वो जो मेथड है वो पेरेंट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन चाइल्ड के लिए हो सकता है डराइव्ड वाली क्लास के लिए वो फिट ना बैठ रहा हो. ऐसे केसेस में you will have to re-implement method in the child class. और तब आप उन्हीं मेथड्स को आप यहाँ पर री-इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, मैनी फॉर्म, एक ही चीज को अलग अलग फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं. तो यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है. There are different methods to use polymorphism in the Python. You can use different function, class, methods, objects to define polymorphism. So let move. मतलब अभी आगे हम लोग इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. अभी क्या है कि मान लीजिए कि डिलीट का कीवर्ड, हम डिलीट का कमांड लें. तो डिलीट हमने सुना है कि भाई यहाँ पर लिस्ट होती है, पाइथन में टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है. तो डिलीट तो एक कमांड है जो लिस्ट को भी डिलीट कर सकता है, पाइथन को भी डिलीट कर सकता है और क्या बोलते हैं क्लास को भी डिलीट कर सकता है. तो ये डिलीट जो है इन सब के लिए काम आएगा अलग अलग रूप में. तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म जो फीचर होता है वो अगर ऊप में है और वो ऊप किसी प्रोग्रामिंग में है तो उस प्रोग्रामिंग में आप एक ही चीज को अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे जो कि आपके काम को बहुत आसान कर देता है. तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरा लक्ष्य, जिसको हम लोगों ने थ्योरेटिकली तो समझ लिया है और प्रैक्टिकली हम इसको आगे समझेंगे. तो मैं आज यहीं पर इसको स्टॉप करता हूं और आगे की क्लास हम पाइथन के साथ स्टार्ट करते हैं. पाइथन का थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ने के बाद उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है और फिर उस पर प्रोग्राम्स कैसे किए जाते हैं.